आज का पहला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन के संदर्भ में सर्जम और मुकासा शब्द किसको निरूपित करते हैं? ऑप्शन है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्कों को, भूमि अनुदान को, प्रशासनिक पदों को या फिर धार्मिक अनुष्ठानों को। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भूमि अनुदान को। भूमि अनुदान को यह प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भूमि अनुदान को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो भोसले मराठा वंश के थे। उन्होंने बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के पतन के समय इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। शिवाजी का भू राजस्व का निर्धारण जो है वो भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। भूमि माप के आधार पर किया जाता था। भूमि की माप के लिए उन्होंने काठी का प्रयोग किया था। काठी एक छड़ी होती थी। काठी की शुरुआत जो है वो मलिक अंबर ने की। काठी की शुरुआत जो है वो मलिक अंबर ने की। और शिवाजी ने अनेक राजस्व विभागों में अपने साम्राज्य को बांट दिया, जिन्हें प्रांत कहते थे। प्रत्येक प्रांत में 2 या 2 से अधिक जिले होते थे। चौथ और स्वदेश मुखी ऐसे गैर मराठा क्षेत्रों से एकत्र किए जाते थे जो कर थे, जो आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य या दक्कन सल्तनत का हिस्सा थे, किंतु जिनकी सीमाएं अपरिभाषित थी। चौथ और स्वदेश मुखी जो हैं वो मराठा साम्राज्य से एकत्र नहीं किए जाते थे। चौथ जो होती थी वो एक भू राजस्व की 1/4 भाग होती थी। यह मराठा आक्रमणों से बचने के लिए मराठाओं को दी जाती थी। स्वदेश मुखी 10% का एक अतिरिक्त कर था, जो महाराष्ट्र की उस भूमि पर लगाया जाता था जिस पर मराठे अपने वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, परंतु वह मुगल साम्राज्य के अधीन थे। साधारण सैनिकों को भुगतान नगद किया जाता था, लेकिन बड़े अधिकारियों और सैनिक कमांडरों को सरंजम या मुकासा यानी जागीर मतलब भूमि अनुदान, मतलब कि उन्हें राजस्व अनुदान के माध्यम से भुगतान किया, मतलब उन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले उन्हें जागीर या भूमि अनुदान दिया जाता था। उसी को मुकासा और जब कहते थे। न्यायाधीश और पंडित राव के पदों को छोड़कर सभी मंत्रियों का युद्ध में भाग लेना अनिवार्य था। सेना के अधिकारियों के पदाक्रम की बात करें तो सबसे बड़ा पद सरे नौबत आता था, फिर उसके बाद पंच हजारी आता था, फिर उसके बाद जुमलादार आता था, फिर उसके बाद हवलदार और फिर उसके बाद नायक आता था। जिसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करें। पहला है कि इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल प्रदान करना है और इस परियोजना को भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब केवल पहला कथन जो है वो सही है, बाकी जो कथन दूसरा है वो गलत है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना जो है एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी ने वित्त पोषित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और एक राज्य और है राजस्थान। इन 6 राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना है।
इसलिए पहला कथन सही है। इस परियोजना का जो महत्व है वो ये है कि जनजाति स्तर पर स्वामित्व को बढ़ाने की सख्त जरूरत है, ताकि ऐसी योजनाओं पहलों के बारे में वो जागरूकता पैदा हो। जनजाति युवाओं में काफी क्षमता और योग्यता है, इसलिए उन्हें उनके लिए सही अवसर उत्पन्न कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके उद्देश्य जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जबरन प्रवास को कम करना है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्हाइट रॉट कवक ट्रेमेटस मैक्सिमा IIPLC 32 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सुर्खियों में था? ऑप्शन है जैव उपचार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रजाति विविधीकरण या खगोल जीव विज्ञान। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जैव उपचार। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी भारतीय पेट्रोलियम रेलवे संस्थान के देहरादून के शोधकर्ताओं ने एक व्हाइट रॉट कवक की पहचान की। इस कवक में पायरीन के सूक्ष्म जैविक उपचार करने की क्षमता है। जो पायरीन होता है, पायरीन में 4 बेंजीन रिंग होते हैं। यह एक अत्यधिक विषैला हाइड्रोकार्बन पदार्थ है। इसमें कैंसर जनक के गुण होते हैं और यह मिट्टी, जल और वातावरण जैसे पर्यावरणीय मैट्रिक्स में एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। इससे दूषित पर्यावरण के उपचार की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए ठीक है IIPLC 32 ठीक है सक्षम है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है व्हाइट हॉल एग्लो पुर्तगाली संधि 1661 के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। पहला कथन है कि राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगेंजा से विवाह के समय इस संधि के माध्यम से दहेज के भाग के रूप में बॉम्बे को प्राप्त किया था। इससे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के विरुद्ध आपसी रक्षा समझौता शामिल था। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि 1534 में बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि हुई थी और बसीन की संधि के बाद ही पुर्तगालियों को बंबई पर अधिकार मिल गया था। यह संधि जो थी पुर्तगाली और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच हुई थी। 1612 में बंबई पर अधिकार के लिए अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच सूरत में एक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध ने भारत के व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगेंजा से विवाह किया था। इसी विवाह के समय 1661 में व्हाइट हॉल की संधि के तहत दहेज के रूप में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया, जिससे बंबई पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। इस संधि में एक गुप्त प्रावधान भी शामिल था, जिसका उपयोग भारत में पुर्तगाली बस्तियों की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसमें आक्रामक और अपना विस्तार कर रही डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपसी रक्षा समझौता भी शामिल था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1 सितंबर 1664 को किया गया था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश और डच व्यापारिक कंपनियों के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करना था। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश उनकी आंतरिक एजेंसियां वर्तमान में
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के सदस्य या भाग है? ऑप्शन है नासा जो अमेरिका की है, रोस्कोस्मोस जो रूस की है, जाक्सा जापान की है, ESA यूरोप की है और इसरो भारत की है। तो कौन जिनमें पांचों में से कौन कौन से जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सदस्य हैं? कोड के आधार पर चुनना है। ये पहला ऑप्शन है 2 3 4, दूसरा है 1 2 3 4, तीसरा है 1 3 5 और चौथा है 1 2 4 5। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3 4, मतलब भारत जो है वो इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में नासा ने घोषणा की थी कि 2031 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अंतरिक्ष यान का परिचालन बंद हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अपनी कक्षा से बाहर हो जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वर्तमान में निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय भागीदारी परियोजना है जिसमें 5 सहभागी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जिसमें नासा है, रोस्कोस्मोस है, जाक्सा है, ESA है और CSA यानी CSA मतलब कनाडा। ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन का स्वामित्व और उपयोग जो है अंतर सरकारी संधियां और समझौतों के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है चंद्रमा और मंगल के संभवित भविष्य की लंबी अवधि के मिशन के लिए आवश्यक अंतरिक्ष यान प्रणाली और उपकरणों के परीक्षण के लिए उपयुक्त है। 2 दशकों से अधिक समय से यह स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस दौरान इस पर रहने वाले वैज्ञानिकों के दलों ने कई वैज्ञानिक खोजें की, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास महाजन सभा वी सुब्रमण्यम अय्यर और बंग भाषा प्रकाशिका राजा राम मोहन राय, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा जो है सुमेलित है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। तीसरा जो कथन है वो गलत है क्योंकि राजा राममोहन राय के निधन के बाद यानी 1833 में जब उनका निधन हो गया तो उनके सहयोगियों में प्रसन्ना कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1836 में बंगाल प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई और बंग भाषा प्रकाशिका सभा को भारत का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन माना जाता है। इसने कई कार्य भी किए, जैसे कि शिक्षा का प्रसार किया, भारतीय मांगों को ब्रिटिश संसद के समक्ष भी रखवाया और ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की संख्या में वृद्धि भी हुई। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगर हम मद्रास महाजन सभा की बात करें तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में एम वीर राघवाचारी और वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। ठीक है। और अगर बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत 1885 में बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आरंभ की गई स्थानीय सरकारों और शक्तियों के हस्तांतरण की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विभाजित मदों की प्रणाली के अनुसार भू राजस्व से प्राप्त आय को प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच वितरित किया जाता था। और दूसरा है रिपन के 1882 के संकल्पों के द्वारा स्थानीय निकाय में
गैर आधिकारिक अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। बी ऑप्शन केवल दो। ऐसा इसलिए है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान वित्तीय हस्तांतरण की नीति का आरंभ लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। इस नीति को लॉर्ड रिपन के द्वारा आगे जारी रखा गया। 1877 में वित्तीय सेवाओं पर खर्च का नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। इन सेवाओं में उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, विधि और न्याय आदि शामिल थे। 1882 में विभाजित मदों की एक प्रणाली शुरू हुई। इस प्रणाली में उत्पाद शुल्क, स्टाम्प, वन आदि शामिल थे। ठीक है, और विभाजित मदों की यह प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 तक जारी रही, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है और इस संदर्भ में स्थानीय सुशासन पर 1882 का एक उनका संकल्प महत्वपूर्ण है और संकल्प के द्वारा ये था कि स्थानीय निकायों के विकास और प्रशासन में सुधार का समर्थन किया गया। ठीक है, नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों के प्रशासन की नीति को अपनाया गया और गैर आधिकारिक सदस्यों के द्वारा इन निकायों की अध्यक्षता का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। इसलिए इसका दूसरा कथन भी दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गैर आधिकारिक अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसमें था गैर आधिकारिक सदस्यों के द्वारा इन निकायों की अध्यक्षता का प्रावधान किया गया, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है और पहला कथन जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है।